अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस विरसा। इस प्रोग्राम के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ हेरिटेज साइट्स या तारीखी इमारात के ऊपर जाते हैं और उनकी कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं और उन कहानियों को आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा हम उन इमारात से मुंसलिक शख्सियात की कहानियों को भी जानने की कोशिश करते हैं और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं लाहौर के इलाके अनारकली बाज़ार और इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे के सामने। आप मेरे पीछे वो इमारत देख भी सकते हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि कौन थे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और उनका ये मज़ार लाहौर में कैसे मौजूद है, क्यों मौजूद है, किसने बनवाया और इसकी मौजूदा शक्ल कब बनवाई गई और इसके ऊपर कब कब रेनोवेशन का काम हुआ। तो आइए इस एपिसोड के अंदर हम जानते हैं हिंदुस्तान के गुलाम बादशाह की कहानी, जिनका नाम है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा जी, अब अगर हम बात का आगाज़ करें सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी से, तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जब पैदा हुए थे तो वो बिल्कुल भी सुल्तान नहीं थे और उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था सुल्तान होने से। वो एक बहुत ही छोटे घर में पैदा हुए थे। ईरान का एक इलाका है निशापुर, वहाँ पर, और उन्हें बचपन में ही ग़ुलामी के अंदर बेच दिया गया था और वो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक एक ग़ुलाम रहे। फिर जब उनके जो ओनर थे या जो उनके आका थे, जब वो हिंदुस्तान आ गए तो उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मुख्तलिफ मनाजिल तय करते हुए सुल्तान की कुर्सी तक या गद्दी तक पहुँचे। सबसे पहले वो फ़ौज के अंदर शामिल हुए बहैसियत फ़ौजी, फिर वो फ़ौजी लश्कर की कमानें मिलना शुरू हुई उन्हें, फिर वो कुछ देर के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बने और फिर बिल आखिर वो एक सुल्तान भी बन गए। लेकिन इन सारे स्टेप्स के बीच में बहुत सारी और छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हम उन स्टेप्स के बारे में या उन छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम कहानी को वापस लेके जाएं एक दफ़ा उस दौर में जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक अभी एक गुलाम हुआ करते थे, तो हुआ कुछ यूँ कि आपने एक कैरेक्टर का नाम हिस्ट्री में बहुत दफ़ा सुना होगा, सुल्तान मोहम्मद गौरी। तो सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है वो उस ज़माने में, ये तकरीबन 12वीं सदी के आखिरी कुछ दहाइयों की बात है, जब वो मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमला कर रहे थे। इससे पहले महमूद गजनवी का ज़माना गुजर चुका था और ये जो सिलसिला था अफ़गानिस्तान से हुक्मरानों का हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमला करने का, वो जो है वो जारी व सारी था। और इसी दौरान जो है जब सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तान के, और वो इलाके जो आज पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और कुछ हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है, तो जो इनके ओनर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो भी उस फ़ौज का हिस्सा थे और यहाँ पर जो है उनको एक आला क़यादत भी मिल गई यहाँ पर आने के बाद। और उसके बाद जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक उनके साथ ही बहैसियत एक मामूली अफसर पहले उन्हें फ़ौज में शामिल किया गया और फिर जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कुछ लश्करों की कमान भी मिल गई। लेकिन फिर किस्मत का बदलना कुछ इस तरह से हुआ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की अहमियत बढ़ती गई और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो है वो लोहा मनवाया अपनी फ़ौजी काबिलियतों के ज़ोर के ऊपर। और 12वीं सदी के आखिर के साल आते आते जो है वो एक नहायत अहम रुकन बन चुके थे इस इलाके में फ़ौजों के। और इस ज़माने तक हिंदुस्तान के अंदर जो है अफ़गानिस्तान से हमला करने वाले लोग या अफ़गानिस्तान से हमला करने वाले रूलर्स या जो भी वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं इस रीजन के, वहाँ से हमला करने वाले जो रूलर्स थे वो यहाँ पर अपनी हुकूमतें उस तरह से सेट नहीं किया करते थे, यानी कि वो अपनी जो हुकूमतें हैं वो वहीं से ही चलाया करते थे। सुल्तान महमूद गजनवी जो हैं वो कई दफ़ा यहाँ आके यहाँ से वापस चले जाते थे और अपनी जो हुकूमत है वो अफ़गानिस्तान से ही किया करते थे। यहाँ पर जो है वो उनकी डेप्यूटीज़ वगैरह होते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की भी ऐसी ही कहानी है, तो उनके डेप्यूटीज़ यहाँ पर रूल किया करते थे। अब करनी ये हुई कि जो इस इलाके के या जो भी इंडियन टेरिटरीज़ थी गौरी सल्तनत की, उनके जो हुक्मरान थे उनका इंतकाल हो गया सन 1206 के अंदर, जो यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद गौरी के डेप्यूटी थे। उसके बाद जो है एक खला पैदा हुआ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि अब जो है वो अगले सक्सेसर जो हैं वो वही बनेंगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहाँ पर भी कुछ साजिशें, कुछ अंदरूनी दरबारी साजिशें जो हैं उनका सिलसिला चलता रहा। अब यहाँ पर हुआ ये कि एक जो फ़ौज में एक अफसर थे वो गए वापस अफ़गानिस्तान
और उधर जाके जो है उन्होंने सिलसिला चलाना शुरू किया कि यार किसी तरह जो है वो मुझे ये मिल जाए, और उन्होंने कुछ सपोर्ट वगैरह गैदर करके जो है इस सिलसिले में कि वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह वो इन टेरिटरीज़ के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं या यहाँ के रूलर बन जाएं। तो वो वहाँ से फ़ौज लेकर जो है उन्होंने यहाँ पर चढ़ाई की, और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो उस चढ़ाई का वापस से जो है वो जवाब दिया, और उस अफसर की जो है फ़ौजें उनको शिकस्त दे दी, और खैर बिल आखिर जो है इस तरह से वो बन गए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अभी उनके सुल्तान बनने के अंदर कुछ और मराहिल बाकी थे। हुआ कुछ यूँ कि सुल्तान मोहम्मद गौरी का इंतकाल हो गया, और उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान में जो गौरी एम्पायर की हुकूमत है वो चली गई महमूद के हाथ में, और महमूद से जो है फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है। तो उस ज़माने में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मामले को बहुत एक इसकी नौयत की अहमियत को पहचाना, और उन्होंने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, और उन्होंने वहाँ पर जो है वो भेजना शुरू की अपनी मुख्तलिफ रिक्वेस्ट के उनको जो है वो इन इलाकों का हुक्मरान जो है वो बनना नसीब किया जाए। अब इस टाइम तक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात नोट करना कि कई तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस टाइम तक भी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक अभी तक ग़ुलाम ही थे टेक्निकली, और उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट की कि उनको ग़ुलामी से जो है वो आज़ाद कर दिया जाए। तो ये जो है तकरीबन 1208-9 के आसपास जो है ये वाली भी सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी थी, और उनको उससे आज़ादी मिल गई, और इसके बाद जो है फिर वो सुल्तान बन गए। अब इसके अंदर भी कई मुख्तलिफ जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो मुख्तलिफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। लेकिन एक वर्जन के मुताबिक हुआ कुछ यूँ कि जो अहलियान लाहौर थे उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से कि आप यहाँ पर आइए और इन इलाकों के जो है वो आप फॉर्मली हुक्मरान बन जाइए। इससे पहले जो है वो थे तो एडमिनिस्ट्रेटर कुतुबुद्दीन ऐबक ही, लेकिन फॉर्मली इस तरह से नहीं था। उस ज़माने में उनकी जो बेस थी वो नॉर्थ वेस्टर्न या आप कह लें नॉर्दर्न इंडिया में थी रादर देन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो उस ज़माने में मतलब वो दिल्ली और जहाँ पर आज उत्तर प्रदेश का इलाका है, या आप तारीख़ी तौर पे अगर उसे अवध के इलाके और इन इलाकों के नाम से जाने, तो वहाँ पर जो है इनकी ज़्यादातर हुक्मरानी थी। गंगा जमुना के संगम के बीच में जो इलाके हैं, जो डेल्टा वहाँ बनता है, या जो ज़मीन वहाँ पर है दो दरियाओं के बीच में गंगा और जमुना, उस जगह पर उनके ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होल्ड से। लेकिन फिर वो यहाँ पर तकरीबन सन 1209 के अंदर वो यहाँ आए, 1208-1209 में लाहौर आए, और यहाँ पर उनकी ऑफिशियल एक कोरोनेशन सेरेमनी या ताजपोशी की जो सेरेमनी है वो की गई, और उसके बाद जो है वो यहाँ के फॉर्मली तौर पे जो है एक हुक्मरान बन गए। और उन्होंने यहाँ पर बुनियाद रखी ख़ानदान गुलामा की, यानी कि ग़ुलाम लोगों की हुक्मरानी का जो एक सिलसिला था, एक ग़ुलाम ख़ानदान की हुक्मरानी का सिलसिला, उसकी बुनियाद रखी। और उसके बाद इस ख़ानदान के अंदर बहुत सारे और लोग भी आए। इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है इस ख़ानदान को। तो उसके बाद बहुत से और हुक्मरान भी आए, लेकिन ये एक अनोखी चीज़ थी उस ज़माने में कि एक ग़ुलाम एक इलाके का हुक्मरान बन जाए। जी, तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान बनने की कहानी अभी पूरी नहीं हुई, अभी अधूरी ही है। इसके अंदर सिर्फ उन्होंने ये नहीं किया था कि वो जंगें कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों के साथ, जंगें भी उन्होंने की हैं, लेकिन इसके अलावा जो है डिप्लोमेसी उनकी पावर के अंदर आने की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वजह थी। उन्होंने बहुत अहम ख़ानदानों के साथ जो है वो ताल्लुक़ बनाना शुरू किया। उन्होंने जो शादी की वो भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के अंदर की थी, कि जिसके बाद जो है उनकी पोजीशन मज़ीद से मज़ीद मुस्तहकम हो गई। और बिला वजह नहीं था कि इतने सारे लोग जो एक ग़ुलाम जो कि हुक्मरान बनने से सिर्फ कुछ अर्सा पहले तक ही ग़ुलाम थे, उनके लिए जो है वो रूट कर रहे थे कि वो इस इलाके के सुल्तान बन जाए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी इसके अंदर हुई थी। अब जिस ज़माने में बहुत से और जो लीडर्स थे या जो सिपा सलार थे वो मुख्तलिफ इलाकों में कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, गौरी सल्तनत के लिए ही आगे बिहार और बंगाल के इलाकों के अंदर जाके लड़ रहे थे। उसी टाइम के ऊपर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दोआबा जो इलाका आप कह लें गंगा जमुना के बीच में, और इसके इस तरफ लाहौर वाली साइड जहाँ पंजाब है, उन इलाकों में अपनी पोजीशन को जो है वो मुस्तहकम कर रहे थे। और इसी इन्फ्लुएंस के अंदर जो है उन्होंने बहुत सारी जंगें भी लड़ी खैर, लेकिन उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी भी की। और इसी डिप्लोमेसी के बायस था कि वो अपने सुल्तान मोहम्मद गौरी के भी बहुत करीब थे। कहते हैं एक हिस्टोरिकल अकाउंट के मुताबिक कि सुल्तान मोहम्मद गौरी अपनी आखिरी उम्र में
अपने ख़ानदान वालों से बहुत ज़्यादा मुतनफ़्फ़र हो चुके थे और उन्हें लगता था कि उनके ख़ानदान वाले जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ हैं और उनकी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। और इसी वजह से जो है वो उनको ट्रस्ट नहीं करते थे और उनके कुछ ग़ुलाम थे, करीबी ग़ुलाम, जिनको वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और उनमें से जो एक थे वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे। तो इस तरह हमें एक ज़रा आइडिया मिलता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की शख्सियत किस तरह की थी और उनकी शख्सियत का ऑरा किस किस्म का था। वो एक बहुत ही छोटे से इलाके में, एक बहुत ही छोटे से टाउन में, निशापुर में पैदा हुए थे और उसके बाद वो ग़ुलामी में बेच दिए गए और फिर इसी तरह जो है उन्होंने मुख्तलिफ मनाज़िल डिप्लोमेसी और स्किल, मेंटल स्किल्स के ज़रिए से तय की। अब यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, वेलकम बैक। इस एपिसोड के अंदर हम बात कर रहे हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उनकी कहानी के बारे में और लाहौर के अंदर मौजूद उनके मकबरे के बारे में। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम उनकी कहानी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो कैसे एक ग़ुलाम से जो है वो एक बादशाह बने, एक सुल्तान बने। तो उस कहानी के कुछ एलिमेंट्स अभी बचे हैं तो अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने ब्रेक से पहले बात की सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की डिप्लोमेसी के बारे में, उनकी स्किल्स के बारे में, किस तरह से वो लोगों को कन्विंस कर लेते थे। तो उसी के अंदर जो है वो आगे अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है, उनके जितने भी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं उनके बारे में ये लिखते हैं कि वो बहुत ही रहमदिल आदमी थे, बहुत असूल पसंद आदमी थे और लोगों का दर्द रखते थे अपने दिल के अंदर। शायद उनकी ग़ुलामी के ख़ानदान, ग़ुलामी के दिनों की ही ये बात थी कि उन्होंने ये चीज़ सीखी थी कि ज़्यादा जुल्म नहीं करना किसी पे। तो उनके बारे में जितना कुछ भी उनके कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस ने या उनके ज़माने के तारीख़दानों ने लिखा है वो अच्छा ही लिखा है। और उसके बाद भी जब मुग़लिया दौर के अंदर अबुल फ़ज़ल जिन्होंने अकबर की सवाने उमरी लिखी थी, जब उन्होंने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा तो उन्होंने भी यही लिखा कि वो बहुत नरम दिल आदमी थे, बहुत अच्छे अखलाक के आदमी थे। उन्होंने जितनी भी कत्लो गारत हुई थी इस इलाके में उसका इल्ज़ाम जो है वो सुल्तान मोहम्मद गौरी के सर पर थोपा, लेकिन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उन्होंने हमेशा अच्छी बात ही की। और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो ऐसी रिपोर्ट्स आती भी हैं या जो ऐसे अकाउंट्स हैं भी हिस्ट्री के अंदर कि कोई ज़ालिमाना एक्टिविटी उन्होंने की हो, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो बात आती है वो ग़ुलाम बनाने की आती है और कि उन्होंने बहुत सारे ग़ुलाम बनाए थे। कहते हैं कि एक जंग के अंदर जो है उन्होंने 20,000 ग़ुलाम बनाए थे। एक और अकाउंट के मुताबिक उन्होंने एक दूसरी जंग के अंदर 50,000 ग़ुलाम बनाए थे। तो ये जो है उनके बारे में हिस्ट्री के अंदर जो है ये बातें भी आती हैं। और लेकिन इसके अलावा जो है उनके अखलाक के बारे में और जो उनके किरदार के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एक नरम दिल आदमी थे। और हम नरम दिल की बात कर रहे हैं और इसमें आपको ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी पड़ेगी कि किस एंगल से नरम दिल कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं उस ज़माने में लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत काफ़ी आम हुआ करती थी और जंगो जदल के अंदर जो है लोग ज़्यादा ख्याल नहीं रखा करते थे बहुत सारी चीज़ों का। तो उस ज़माने में कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में हिस्टोरियंस ये लिख रहे हैं कि वो बहुत एक रहमदिल आदमी है, तो आप उसको आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जज मत करें, आप उस शख्स को उसी ज़माने के हिसाब से जज करें। तो अगर आप ये रिकॉर्ड्स भी पढ़ते हैं कि जी उन्होंने ग़ुलाम बना लिए इतने हज़ार लोग, तो हमेशा इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखें कि वो किस ज़माने में रह रहे थे और किन सर्कमस्टांसेस में रह रहे थे। तो ये एक चीज़ है, एक नोट है जो आप ज़रूर अपने जहन में रखें। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान बनने के बाद क्या हुआ, उनके ऑफिशियली सुल्तान बनने के बाद सन 1208 और 1209 के बाद उनके जब वो ऑफिशियली कॉरोनेट हो चुके थे तो उसके बाद की कहानी क्या है। तो उसके बाद की कहानी जो है वो कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। सन 1210 के अंदर जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात हो गई थी लाहौर के अंदर ही। अब उनकी वफ़ात की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस ज़माने में एक पोलो जैसा एक खेल हुआ करता था जो उस ज़माने में लोग खेलते थे, तो वो वही खेल रहे थे लाहौर के अंदर और वो खेलते खेलते जो है वो गिर गए घोड़े से और घोड़े के ऊपर जो मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई होती हैं जैसे रकाबें, ज़ेनें वगैरह, तो उनमें से कोई एक चीज़ जो है वो उनकी अंदर खुप गई जिसकी वजह से जो है उनका इंतकाल हो गया। और उनकी जो सुल्तानी का पीरियड है, जो ऑफिशियली जो वो सुल्तान थे, वो बहुत थोड़ा है और इस ज़माने में उन्होंने कोई एज सच अपना सक्सेसर या अपने बाद आने वाले किसी बादशाह का नाम नहीं दिया था, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन भी फैली उसकी वजह से। और उनके जो दामाद थे वो बाद में दामाद बने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात के बाद, तो उनका नाम था सुल्तान इल्तुतमिश और वो बने थे एक मुस्तनद बादशाह ख़ानदान ग़ुलामा के। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अपनी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा उन्होंने इस बात का इजहार किया था
इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मेरे बाद जो है वो यही हुक्मरान बने, लेकिन उन्होंने कुछ ऑफ़िशियली नॉमिनेट नहीं किया था। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ महीने के लिए एक और शख्सियत जिनका नाम आराम शाह था, उनको हुक्मरान बनाया गया इन इलाकों का, कुछ इलाकों का। और लेकिन वो कुछ ज़्यादा अच्छे हुक्मरान थे नहीं, और उनके अंदर काफ़ी सारी ख़ामियाँ थीं, वो कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव लीडर नहीं थे। तो 8 महीने बाद ही जो है बहुत सारे जो इर्द-गिर्द लोग थे, जिन पावरफुल लोग थे, वो उनसे तंग आ गए और उन्होंने इस बात का जो है वो डिसीजन लिया कि अब सुल्तान जो इल्तुतमिश है उनको जो है वो सुल्तान बनाया जाएगा। और इसी दौर के अंदर जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी की शादी जो है वो उनके साथ करवाई गई, ताकि उनको भी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेजिटिमेसी मिल सके उनके रोल को और उनके सुल्तान की हैसियत से, स्टेटस को। तो ये कहानी जो है वो चलती रही। उसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश बने, वो भी एक ग़ुलाम थे पहले। फिर उसके बाद जो है वो एक और ग़ुलाम हुक्मरान आए और इस ख़ानदान का नाम ख़ानदान ग़ुलामा पड़ गया। लेकिन उसके बाद आने वाले जितने भी हुक्मरान थे इस ख़ानदान के अंदर, ममलूक डायनेस्टी के अंदर या ख़ानदान ग़ुलामा के अंदर, वो ग़ुलाम नहीं थे, वो माज़रतन आज़ाद ही थे, क्योंकि वो हुक्मरानों के घर के अंदर पैदा हो रहे थे। तो ये एक जो है छोटी सी कहानी है सुल्तान इल्तुतमिश की और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिनके मकबरे के बारे में हम इस टाइम पे खड़े हैं। सुल्तान इल्तुतमिश का जो मज़ार है वो इंडिया में है, दिल्ली में, और उनके ससुर का जो मज़ार है वो यहाँ पर हमारे पीछे मौजूद है। हम बात कर रहे थे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के हालात वाक़यात के बारे में, और किस तरह से वो एक ग़ुलाम से एक सुल्तान बन गए। अब हम बात करेंगे इस मकबरे के आर्किटेक्चर के बारे में। अब लेकिन इससे पहले कि हम मेन बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, मैं आपकी तवज्जो जो है वो मबज़ूल कराना चाहूँगा इस दीवार की तरफ। और इस दीवार के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक ही डिज़ाइन जो है ये आगे तक कॉपी हुआ हुआ है, और पीछे भी इसी तरह इस दीवार के ऊपर और उसके साथ वाली दीवार के ऊपर भी यही डिज़ाइन कॉपी हुआ है। तो इस डिज़ाइन की क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ये एक छोटा सा रेप्लिका आप समझ लें है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार एक नहायत अहम और एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया के अंदर, दिल्ली में। और कुतुब मीनार उसको कहा जाता है क्योंकि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको बनवाया था। तो ये उसका रेप्लिका है, एक उसकी शक्ल बना के जो है यहाँ पर उन्होंने बनाई हुई है, और इसी को रेप्लिकेट किया हुआ है सारी दीवार के ऊपर। क्योंकि ये मकबरे की ये वाली जो साइड है ये बाद में ही बनवाई गई है, ये पूरी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इसी सेगमेंट के अंदर। तो जब ये बनवाई गई थी तो इस साइट की इम्पोर्टेंस जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है, उसकी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस बनती है, उनके साथ मुंसलिक है। तो उसका डिज़ाइन जो है ये यहाँ पर कॉपी किया गया। और कुतुब मीनार जो है इनिशियली तौर पे जो है वो बनवाया गया था एक मीनार के तौर पे, जिसके ऊपर चढ़कर जो है वो मौज़न अज़ान दे सकें। उस ज़माने के अंदर लाउड स्पीकर तो हुआ नहीं करते थे, तो दूर दूर तक आवाज़ पहुँचाने के लिए जो है वो ये ऊंचा मीनार बनवाया गया था। अब जो शुरू में इस मीनार की शक्ल काफ़ी डिफरेंट थी, और इसके सिर्फ चंद नीचे वाले कुछ फ्लोर्स थे जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में बनवाए गए थे। ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं, अगर आप गूगल सर्च करेंगे या कहीं कभी खुद अगर आप वहाँ जाएँ या गए हों, तो आपको ये देखने का इत्तेफाक होगा कि वो काफ़ी ऊंचा है। तो बाद वाली जो उसके ऊपर मंजिलें डाली गई हैं वो डाली गई हैं सुल्तान इल्तुतमिश के ज़माने के अंदर, जो कि उनके दामाद भी थे, बाद में उनके फौत होने के बाद उनके दामाद बने थे, लेकिन उससे पहले भी उनके काफ़ी करीबी साथी थे। तो उन्होंने वो जो है ऊपर वाली बिल्डिंग जो स्टोरीज़ हैं वो ऐड करवाई थी। तो इस वजह से जो है ये डिज़ाइन आपको इस मकबरे के ऊपर पूरी जो है इस तरफ की 2 दीवारों पर नज़र आएगा। तो चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं हम मेन बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के बारे में। तो आइए एक दफ़ा ज़रा हम इसको करीब से देख लेते हैं। तो अगर आप इस बिल्डिंग में देख रहे होंगे जो हमारे पीछे मौजूद है, तो एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और तकरीबन 2-3 मंजिला इमारत है। हालांकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल हॉल है, कोई अलग से मंजिलें नहीं बनी हुई, लेकिन अगर आप इसकी हाइट को देखेंगे तो इसी तरह से है। और इसकी स्कीम ये कि एक स्क्वायर शेप के अंदर बना हुआ है और ऊपर तक जो है वो इसी तरह जाता है, और बिल्कुल इसके टॉप पे जो है वो एक छोटा सा जो है वो उठा हुआ गुंबद तो नहीं है, एक छोटा सा ही आप एक प्लेटफॉर्म कह लें, वो बनवाया गया है इस बिल्डिंग के बाकी डिज़ाइन को जो है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर हम इसके बाकी एक दफ़ा डिज़ाइन स्कीम को देख लें तो आपको इसके सामने नज़र आ रहा होगा कि नीचे इसके एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इसको जो है वो उठाया गया। अब इस कॉन्सेप्ट को जो मुग़ल लोग थे या जो मुग़ल हुक्मरान या मुग़ल दौर में इस चीज़ को कहा जाता था तख्तगाह,
और ये इस चीज़ का एक आइडिया था कि जब रॉयल लोग या जो शाही लोग थे वो वफ़ात पाते थे तो उनके मकबरे भी जो है वो आम ज़मीन से ऊपर उठाकर बनाए जाते थे। और इस मकबरे की कंस्ट्रक्शन के अंदर भी शायद इसी चीज़ को मलहूज़े ख़ातिर रखा गया है। अब ये जो मकबरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं है। ये उस ज़माने का मकबरा नहीं है जो कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात के बाद बनवाया गया था, बल्कि ये बनवाया गया सन 1970 की दहाई में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो है वो बनवाया था। उसके बाद इसकी अभी रिसेंटली भी रेनोवेशन हुई है, इसकी शक्ल जो है वो निकाली गई है। उससे पहले यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे घर हुआ करते थे, छोटे-छोटे इर्द-गिर्द दुकानें हैं हमारे। तो उसी तरह की यहाँ पर भी जगह थी और एक मस्जिद भी थी यहाँ पर। एक मस्जिद नुमा इसके कब्र थी मौजूद, उसके साथ ही एक छोटी सी मस्जिद थी, तो उसकी जगह जो है अब यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर बना दिया गया और यहाँ सामने ग्राउंड भी है, तो इसको ज़रा थोड़ी सी खुली जगह करके बना दिया गया। अब अगर हम वापस इसके ऊपर आ जाएं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये किस तरह की पट्टी जो है वो बनाई गई है और ये पूरे चारों तरफ इस मकबरे के जो है वो बनाई गई है। इसी तरह अगर आप पत्थर देखें तो ये पीले रंग का यहाँ पर पत्थर इस्तेमाल हुआ है और बीच में जो है ऊपर बिल्डिंग पे जो है वो वाइट रंग का भी जो है वो पत्थर इस्तेमाल हुआ है। अब वाइट रंग का पत्थर जो है वो बहुत सारी मुगलिया इमारतों के अंदर भी यूज़ हुआ है, झरोके वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी जो है उसी रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया। अब जो इसका फसाड है यानी जो इसका चेहरा है सामने वाली साइड का, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक तो ये कि ये एक प्लेन बिल्कुल स्ट्रक्चर ऊपर जाता है, लेकिन उसके बीच में जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए गए हैं, मुख्तलिफ कॉलम्स या आप सेक्शंस कह सकते हैं, डिविजन्स। और उसकी जो पहली लेयर है उसके ऊपर जो है वो फ्लोरल डिज़ाइंस बनाए गए हैं जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर जनरली काफ़ी ज़्यादा स्कीम यूज़ होती है वो, और वही जो है वो ऊपर तक गई हुई है और बीच में जो है वो कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर वापस जो है नीचे फिर वैसा ही डिज़ाइन जो है दूसरी साइड पर भी कॉपी हो रहा है। अब अगर हम इसके बीच में देखें तो जो दूसरा इसके बीच में आपको सेक्शन नज़र आ रहा है वो वाइट पत्थर से बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो आयात लिखी हुई हैं। और इसी तरह जो है वो पूरा स्ट्रक्चर वहाँ से यहाँ तक कॉपी हो रहा है। और अगर हम बीच में देखें तो एक आर्क जो है वो बनाई गई है, एक आर्क गेटवे है या एक आर्क रास्ता है, आर्च्ड रास्ता। और उसके अंदर जो है वो झरोके जो है वो मुख्तलिफ बनाए गए हैं हवा के लिए, रोशनी के लिए। तो ये जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी ज़्यादा और इस्लामिक आर्किटेक्चर की जितनी भी साइट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। और इसी तरह जो है फिर उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर दरवाजे की जगह छोड़ी गई है। और अगर मैं आपको दरवाज़ा दिखाऊं तो इसका दरवाज़ा नहायत खूबसूरत है, लकड़ी का बना हुआ है। आप अगर इसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन देखेंगे तो ये बहुत सिमिलर है उस डिज़ाइन से जो बाहर उस तरफ जो है वो पत्थर के अंदर बनवाया गया। तो यही डिज़ाइन की जो स्कीम है वो यहाँ पर कॉपी की गई है इस दरवाजे के ऊपर। और फिर जो बीच में है वो और जो है डिज़ाइन बना हुआ है। अगर इसी तरह हम इस पूरे दरवाजे को इस तरह से बंद करके देखें तो ये नहायत खूबसूरत दिखता है और ये काफ़ी भारी दरवाज़ा है जो कि इस बात की भी निशानदेही है कि किसी अच्छी लकड़ी से बनाया गया। तो अब हम चलते हैं इस मकबरे के अंदर वाली साइड के ऊपर और अब हम जाके देखते हैं इस मकबरे को अंदर से। लेकिन मकबरे के अंदर जाने से पहले हम एक काम ये करेंगे कि हम अपने जूते बाहर उतार देंगे एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। तो जी अब हम इस मकबरे के अंदर सेंट्रल हॉल के अंदर मौजूद हैं और अगर आप यहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे तो एक काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी ऊंची इमारत है। अगर हम बिल्कुल यहाँ से ऊपर तक देखें तो हमें नज़र आएगा कि ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है जिस तरह हमें बाहर से भी नज़र आ रही थी। और अगर हम इसकी अंदर वाली स्कीम को देख लें तो ये इस तरह से बनाई गई है कि एक इसकी मेन साइड है, ठीक है, और वो चारों साइडों पे रेप्लिकेट की हुई है। तो ये चार ये बन गई और बीच में जो है वो चार उन दो दरवाज़ों के बीच में, दो दरवाज़ों के बीच में करके इस तरह की जो है वो आर्चेस बनी हुई हैं जो ऊपर तक जा रही हैं। तो इस तरह से ये अंदर वाली साइड से आप इसको एक तरह से कह लें कि ये इसका ऑक्टेगनल डिज़ाइन है यानी 8 कोनों वाला, और बाहर से ये स्क्वायर जो है चकोर या 4 कोनों वाला जो है वो डिज़ाइन है। अब अगर हम इसके अंदर आर्चेस को देख लें तो मेन वाली जो एंट्रेंस वे है उसके अंदर दरवाज़ा लगा हुआ है नीचे, लेकिन ये जो बाकी मेन आर्चेस हैं मेन साइड्स वाली, इनके अंदर यही झरोके जो हैं वो रेप्लिकेट हुए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सफ़ेद पत्थर और पीले पत्थर का जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो किसी ने अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है वो एक
न्यूज़पेपर की जो है वो कटिंग यहाँ पर लगाई है, जिसके अंदर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया गया। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहें ज़्यादा डिटेल में यहाँ आकर, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। और साथ में जो है वो ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है, तलहा शफीक। ये मैं इनको खुद पर्सनली भी जानता हूँ। ये काफ़ी लाहौर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और लाहौर की हिस्ट्री को एक्सप्लोर भी करते हैं। तो ये उनका लिखा हुआ आर्टिकल है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर पढ़ें अगर आप यहाँ पर आते हैं। तो उसके अलावा अब अगर हम जो है वो कब्र की बात कर लें, तो ये जो है बहुत सारे और मुख्तलिफ मकबरों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं सीनोटाफ का। तो सीनोटाफ जो है, इसके नीचे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसके ऊपर जो है ये कब्र जो है वो पूरी बनाई गई है। ये भी वाइट पत्थर से ही बनाई गई है और ये काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर डिज़ाइनिंग यूज़ की गई है। कोई डेकोरेटिव उस तरह से फीचर्स नहीं हैं जिस तरह के हमें मुग़ल उसके अंदर नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि ये मुग़ल डायनेस्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे और मुगलिया दौर से काफ़ी पहले थे और ये मकबरा काफ़ी बाद में बना है, तो उस ज़माने में यानी हमारे ज़माने में 1970 के दौर में जितना कुछ हो सकता था आर्टिस्टिकली पॉसिबल था उस ज़माने के टेस्ट के हिसाब से, और जो कुछ रिसर्च उन्होंने की थी उस ज़माने की स्ट्रक्चर्स के लिए जो कि गौरीद डायनेस्टी के स्ट्रक्चर्स में बनती थी, तो उस हिसाब से जो है उन्होंने कब्र का ये डिज़ाइन चूज़ किया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके कुछ आप कह लें एक तरह से सपोर्ट के लिए, जिस तरह वो मंजी पे पावे टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर उसके ऊपर जो है मेन यहाँ पर करके एक इस तरह से एक और रेस जो है वो इसका इसकी शक्ल जो है बनाई गई है। इस तरह से 2 मंजिला करके मिनिएचर में इस कब्र को भी जो है वो बनाया गया है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी जो है वाइट पत्थर जो है वो जो मार्बल जो है यूज़ हुआ हुआ है वाइट और ग्रे शेड्स के साथ। तो एसेंशली ये इसके अंदर से यही स्कीम है। आप अगर इस साइड पर आएंगे तो आपको कब्र के ऊपर कुछ जो डेकोरेटिव काम है वो नज़र आ जाएगा, और वो ये इस शक्ल में आपको दिखेगा। ये भी सारे फ्लोरल डिज़ाइंस हैं, जैसा कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर मुख्तलिफ जितनी भी साइट्स हैं उनके ऊपर जो है वो इसी किस्म का जो है वो फ्लोरल डिज़ाइन यूज़ होता है, क्योंकि इस्लामिक आर्ट के अंदर पिक्चर्स का यूज़ जो है वो मकबरों वगैरह के या मस्जिदों के वगैरह के अंदर जो है वो नहीं होता। तो इस किस्म के जो है वो फिर आर्ट वर्क किए जाते हैं। और फिर वापस जो है इस साइड के ऊपर वैसे ही जिस तरह उस साइड के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, इस साइड पर भी ऐसे ही कलमा लिखा हुआ है, और इस साइड पर वही उस साइड वाला जो है वो आर्ट वर्क रेप्लिकेट हुआ हुआ है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे के आर्किटेक्चर के बारे में, तो अब हम जो है उस मकबरे के इर्द गिर्द की कुछ जगह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस मेन बिल्डिंग के अलावा जो अभी हमने पहले आपको दिखाई है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स सा एक बेसिकली बना हुआ है, और हमारे सामने जो है एक छोटा सा ग्राउंड है जो कि यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनके बैठने के लिए या वैसे ही डेकोरेशन के लिए, एक इसको अच्छी थोड़ी सी लुक देने के लिए यहाँ पर एक ग्राउंड बनाया गया है छोटा सा। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि वही आर्टवर्क जो उसके जो बेसिकली डिज़ाइन की जो स्कीम थी फसाड की जो पीछे हुई है, वही यहाँ पर जो है वो रेप्लिकेट की गई है, ताकि एक इसको एक थीम दी जा सके, एक लुक दिया जा सके, यहाँ पर जनरली एक वाइब क्रिएट की जा सके इस मकबरे की। तो ये एसेंशली इसका इस तरह से डिज़ाइन किया है इन्होंने इस मकबरे को। यहाँ पर पहले जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले कुछ यहाँ पर घर वगैरह ही हुआ करते थे और बिल्कुल छोटी सी बस कब्र थी बीच में अंदर। अब जो है इसको उन्होंने थोड़ा सा खुला करके इस तरह से पूरा बना दिया। इसके अलावा यहाँ पर ये डस्टबिन भी मौजूद है। अगर आप यहाँ आएँ तो प्लीज़ जो है वो कचरा इसके अंदर डालें, इधर उधर ना डालें। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देते हैं कि इसकी क्या लोकेशन है और किस तरह से आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। तो अभी हम जो है इस टाइम पे मौजूद हैं अनारकली बाज़ार के अंदर, नई अनारकली के अंदर, और जैसा कि आप देख भी सकते हैं हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा रश है, और यहाँ पर पीछे से ट्रैफिक भी आ जा रही है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल इस बहुत इम्पॉर्टेंट इमारत के सामने आप अगर सड़क देखें इस तरफ, तो सड़क का हाल काफ़ी बुरा है। तो हम ये भी गुजारिश करेंगे हुकाम बाला से कि वो इस सड़क की तामीर जो है वो जल्द से जल्द करवाएं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसकी एंट्रेंस है जो गेट की, उसके बाहर भी जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये क्या है, मकबरा किसका है। उसके अलावा जो है उनका सन वफ़ात भी लिखा हुआ है, हिजरी में भी और ईसवी में भी, ताकि अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप जो है वो मालूमात यहाँ से पढ़ सकें। और अभी रिसेंटली जो है ये एक काफ़ी बड़ा बोर्ड यहाँ पर इंस्टॉल करवाया गया है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से, और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके बारे में लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम ज़रा ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, तो इस वजह से हम वापस अंदर चलते हैं। आपको हमने बाहर से दिखा दिया इसका जो भी स्ट्रक्चर था। तो ये बेसिकली मौजूद है अनारकली बाज़ार के अंदर। और अभी हम अंदर से आपको एक और चीज़ दिखाते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर
इसी मकबरे के पास जो है वो एक और बहुत इंटरेस्टिंग हेरिटेज साइट मौजूद है। तो ज़रा अंदर से हम आपको दिखाते हैं, अंदर आइए ज़रा, तो फिर हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो आप अगर इस मकबरे के ग्राउंड में खड़े होकर, इस जगह पे खड़े होकर जो है ना, आप अगर अपने अपने बाएं हाथ की जानिब इस तरफ देखेंगे तो आपको एक और नहायत खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आएगी। ये बिल्डिंग जो है ये एक तारीख़ी हिंदू मंदिर है जो कि काफ़ी ज़माने से यहाँ पे मौजूद है। ये तकरीबन 20वीं सदी के अंदर बनाया गया था, मोस्ट प्रॉब्ली पार्टीशन से तकरीबन 10-12 साल पहले। इस मंदिर को दिखाने का मकसद ये है कि एक तो ये कि ये खुद भी काफ़ी हिस्टोरिक एक बिल्डिंग है और कुछ चंद सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल्स में से है जो लाहौर के अंदर अब मौजूद है। यहाँ पर ये फंक्शनल नहीं है, यहाँ पर अंदर घर वगैरह दुकानें वगैरह हैं, लेकिन इसकी बिल्डिंग जो है और ऊपर जिसका शिखर है वो मौजूद है। लेकिन इसको दिखाने का मकसद ये है कि इस मंदिर से मंसूब एक तस्वीर इंटरनेट के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर इस मंदिर को जो है वो बताया जाता है कि ये जैन मंदिर की पुरानी तस्वीर है। वो जो जैन मंदिर अभी रिसेंटली रिस्टोर हुआ है अनारकली मेट्रो स्टेशन के सामने, उसके साथ कंफ्यूज किया जाता है इसको कि जी इसकी तस्वीर लगा के कहा जाता है कि जी ये उसकी पुरानी तस्वीर है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये जो मंदिर है या तो इसके नाम के अंदर कंफ्यूजन है, या तो इसका नाम बंसीधर मंदिर है या इसका नाम हनुमान बसूली हनुमान मंदिर है। लेकिन इसका जैन मंदिर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हिंदू मज़हब से इसका ताल्लुक़ था इस मंदिर का, और इसकी इमारत आज भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर आप वो तस्वीर देखें, वो तस्वीर बड़ी ज़्यादा कॉमन है, वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है और वो वैसे इंटरेस्टिंगली जो है जैन मंदिर की साइट के ऊपर भी लगी हुई है, जो बोर्ड वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है उसके ऊपर भी है। तो आप जब भी कभी इन साइट्स को देखें तो कंफ्यूज मत करें इन दो साइट्स को। ये थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था। और यहाँ से आप मेरे पीछे एक दफ़ा दोबारा जो है वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा देख सकते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एक नहायत ही अहम शख्सियत है तारीख़ के अंदर, ख़ास तौर पे अगर हम हिंदुस्तान की तारीख़ की बात करें या इस खित्ते की तारीख़ की बात करें, और वैसे भी दुनिया के अंदर भी हुक्मरानों की दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे कि वो एक ग़ुलाम शख्स है और वो ग़ुलामी से निकल कर जो है वो बिलाखिर एक बादशाह बन गए, एक हुक्मरान बन गए। तो इस लिहाज से उनकी स्टोरी, उनकी जर्नी काफ़ी स्पेशल है, इसलिए तारीख़ में उनका बड़ा नाम भी है। तो इस लिहाज से उन्हें याद रखना भी एक अहम चीज़ है और तारीख़ से हमें सबक भी लेते रहना चाहिए। तो इसलिए हमें तारीख़ के जो दरख्शां नाम है हमेशा उनको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि जो कौमें तारीख़ को याद नहीं रखती या तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिश करती हैं, तारीख़ उनको मस्ख़ कर देती है या उनको भुला देती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो भी हिस्ट्री है इसको याद रखें, और ऐसी साइट्स के ऊपर आने का मकसद और उनकी कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि हम अपनी तारीख़ को उजागर करें, उसको ज़िंदा रखें। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ज़्यादातर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हमारी आपसे दरख्वास्त यही है कि आप जो है इन इमारत के ऊपर आएँ, इनको ख़ुद देखें, ख़ुद एक्सप्लोर करें और इनके बारे में रिसर्च भी करें। और एक और रिक्वेस्ट जो हर एपिसोड के एंड पे मैं करता हूँ कि आप जब भी इन साइट्स पे आएँ तो खुदा रहा वॉल चॉकिंग ना करें यहाँ के, क्योंकि उससे जितनी भी एफर्ट जो भी डिपार्टमेंट्स इस पे करते हैं, जो खर्चा होता है, जो टैक्स पेयर्स की ही खर्चे से जो है वो ये चीज़ें बनाई जाती हैं, वो बर्बाद हो जाती हैं। हमारा कौमी विरसा है और इसकी हिफाजत करना हम सबकी इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और कौमी ज़िम्मेदारी भी है। तो यहीं पर हम आज की इस एपिसोड का अख्ताम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी और इस एपिसोड से आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला होगा। अगली बार हम हाजिर होंगे किसी और इमारत के साथ, किसी और शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा ने के बाद।